नमस्ते। एक फौजी अफसर हैं कर्नल हनी बख्शी साहब। हनी बख्शी साहब का एक ट्वीट है, ट्वीट मतलब आजकल एक्स प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं जिसको, और इस ट्वीट ने ये मान के चलिए जितने इंटेलेक्ट्स हैं उन सबके दिमाग को एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो ये हर एक आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है, जो क्वेश्चन ये बताता है कि जो मोनोपोली है, उसका नया फॉर्म आ गया है और मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है, वो हमेशा डेंजरस रहा है और इसके अंदर बात होगी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली किस हद तक दुनिया को अफेक्ट कर सकती है। पहले फौजी साहब का ट्वीट पढ़ते हैं और कमाल की बात है, इस ट्वीट में इन्होंने सरकार पर भी एक क्वेश्चन छोड़ा है, आत्मनिर्भर हैशटैग इन्होंने किया है। हैशटैग आत्मनिर्भर करना और ये ट्वीट और कर्नल हनी बख्शी साहब जो है बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल है इनके नाम पे, कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं आर्मी के अंदर। इन्होंने जो टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो इनकी लिखी हुई बात में वजन तो होगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक्स एक्सेस। Now just think, it's a hot war situation. Our total reliability on the foreign operating systems, granddaddy, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, granddaddy decides to play sanctions on us as we are fighting his love child. Your entire ICT got fucked, and to lead, you need your own secure ICT. इस पूरे ट्वीट में नंबर 1 काम की चीज, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इन 5 चीजों पे इन्होंने बात की है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ा है सरकारी सिस्टम पर, आत्मनिर्भर भारत पर। तो देखते हैं क्या है ये न्यूज। सबसे पहले देखो, माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक्स एक्सेस। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यहां पे इन्होंने एक न्यूज का क्लिप लगाया। इस न्यूज को जब खोलेंगे तो ये न्यूज बहुत बड़ा एक बवाल है। न्यूज क्या है? तो इंडिया की एक कंपनी है, नाम है नायरा। आपने भी देखे होंगे, पेट्रोल पंप्स वगैरह इनके हैं। तो नायरा पेट्रोलियम्स जो है, या नायरा एनर्जी नाम से ये ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी का सडनली अगस्त के अंदर, 4 अगस्त के दिन, इनका अचानक से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छे से ये वाली चीजें पता होगी। बिजनेस मतलब बड़े वाला बिजनेस, ऐसे नहीं है कि छोटा कोई बिजनेस, बड़े बिजनेस से जुड़े हैं उनको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसकी क्लाउड सर्विसेज पे 99.99% बिजनेसेस इसकी क्लाउड सर्विस पे चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सर्विसेज हैं जिनके बिना बिजनेस को इमेजिन नहीं कर सकते आप, जैसे एक्सेल, जैसे आउटलुक और ऑनलाइन स्टोरेज। ये 3 चीजों पे एक बार मैं बात करूंगा। पावर पॉइंट वगैरह तो चलो ठीक है, आप चलता रहता है। तो एक्सेल में सारा डेटा सेव रहता है, सबको पता है। बिजनेस का डेटा 99% एक्सेल पे चलता है। आउटलुक जो है, ये बिजनेस वालों को पता होगा, ये एक इंटरनल ईमेल सिस्टम होता है कि कंपनी वाले लोग एक दूसरे को जीमेल से नहीं भेजते। कंपनी आपको एक अलग अकाउंट देती है और वो जो अलग अकाउंट होता है वो आउटलुक सर्विस पे चलता है। तो आउटलुक क्या है? एक तरह की ईमेल सर्विस है। ईमेल सर्विस है जो क्लाइंट टू क्लाइंट जो है, जिस आदमी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो अपनी टीम को देगा इसका एक्सेस, तो वो एक दूसरे को मेल भेजते हैं। और तीसरी चीज क्या है? क्लाउड स्टोरेज। पूरा का पूरा डेटा क्लाउड पे रहता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्विस है, एज्योर नाम से बड़ी फेमस क्लाउड सर्विस है इनकी, और ऑफिस 365 नाम से बिजनेस वालों के लिए ये चलती है। अभी जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो ये क्लास की जो प्रेजेंटेशन है ये भी ऑनलाइन ऑफिस 365 पे स्टोर्ड है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो जिनके बिना आप चला नहीं सकते बिजनेस, ठीक है। अब हुआ क्या कि नायरा भी बाकी बिजनेसेस की तरह इस पे डिपेंडेंट है। अचानक से 4 अगस्त की सुबह नायरा को पता चलता है कि वो अपना खुद का डेटा नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। उनके अपडेट्स रोक दिए गए हैं, वो एक दूसरे को मेल नहीं कर पा रहे हैं। अब एक पेट्रोलियम कंपनी, इमेजिन करो, हजारों लोग, उन हजारों लोगों के हजारों अकाउंट्स, और एकदम से सडनली सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं। तो इन्होंने, नायरा वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसर से कांटेक्ट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसर्स ने इनको ये रिप्लाई दिया कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ऊपर से, हेडक्वार्टर से। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स कहां है? सब जानते हैं, यूएस में है। तो अब मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, फौजी साहब ने क्या लिखा है। ग्रैंड डैडी, समझ गए होंगे यहां पे ग्रैंड डैडी किसको कहा है। तो फौजी साहब कह रहे हैं कि ग्रैंड डैडी जो है वो है इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड टू प्लेस सैंक्शंस ऑन अस, कि इन्होंने कहा है कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस डाल रहे हैं, एज वी आर फाइटिंग हिज लव चाइल्ड, कि जैसे कि हम उनके पसंदीदा बच्चे से लड़ रहे हों। यहां पर अब आता है रशिया यूक्रेन वॉर का सिनेरियो। एक इंडियन कंपनी को यूएस के सैंक्शंस से पनिश किया गया और पूरे 2 दिन तक उस कंपनी का सारा काम ठप रहा। हजारों करोड़ रुपए की डील्स अफेक्ट होती हैं 2 दिन के अंदर। ये भी वो कंपनी है जो इंडिया की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेटली 8% बनाती है। इंडिया जो है उसकी टोटल जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसका अप्रोक्सीमेटली 8% नायरा एनर्जी के पास है।
नायरा एनर्जी गुजरात में काम करती है और इंडियन कंपनी है नायरा एनर्जी। इसके अकाउंट्स ब्लॉक हुए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं जिन पे डिस्कशन बनता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सैंक्शंस क्यों लगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सैंक्शंस लगे, इन सैंक्शंस से हमें क्या मैसेज मिलता है। अब फौजी साहब क्या कह रहे हैं कि नायरा के कंप्यूटर्स पे माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस, सॉफ्टवेयर अपडेट सब बंद हो गया। 2 दिन तक बंद रहा, उसके बाद हाईकोर्ट जाती है कंपनी और ये बहाल हो जाती है। हाईकोर्ट कहती है ठीक है, आगे दिक्कत करे तो फिर आ जाना। लेकिन अब एक चेतावनी आती है। ये चेतावनी है फौजी साहब की दी हुई कि आपका पूरा आईसीटी, पूरा का पूरा आपका इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो पूरा ठप, सिर्फ एक ऑर्डर से। और वो ऑर्डर कौन दे रहे हैं? ग्रैंड डैडी। ग्रैंड डैडी कौन है यहां पर? डोनाल्ड ट्रंप। कि एक आदमी आपके पूरे सिस्टम को ठप कर देता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो फौजी साहब ने इनडायरेक्टली पूछा है, आपको खुद से पूछना है। इमेजिन करो, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हो, ग्रॉक, जेमिनाई, चैट जीपीटी, और आगे चलेंगे तो व्हाट्सएप, और आगे चलेंगे इंस्टाग्राम, टिकटॉक जिस पे बैन कर दिया है। अब आप, मैंने जो 8-10 नाम लिए, आप ढूंढो हर कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है। सबके हेडक्वार्टर्स हैं यूएसए में। आप ढूंढो सारी कंपनियां या तो डायरेक्टली यूएसए की हैं या यूएसए के इन्वेस्टर्स इनमें सबसे ज्यादा हैं। तो इसका मतलब फौजी साहब की बात बहुत वैलिड है। कि अब हम फौजी साहब की अगली बात पर चलते हैं कि नाउ जस्ट थिंक इट्स अ हॉट वॉर सिचुएशन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर शांति काल में ऐसा हो सकता है, तो कल को अगर युद्ध की स्थिति आई और उस टाइम विदेशी कंपनियां हमें ब्लॉक कर सकती हैं, तो हमारा पूरा आईसीटी सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठप हो सकता है। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भारत की डिजिटल इंडिपेंडेंसी, डिजिटल सॉवरेनिटी, डिजिटल स्वायत्तता की बात है। चलिए फिर भी अब इसमें से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये सैंक्शंस क्या है और ये सैंक्शंस क्यों लगे हैं। नायरा एनर्जी क्या है, मैंने आपको बता दिया। नायरा एनर्जी इंडिया की एक कंपनी है। अब इसमें क्या है कि सैंक्शंस की बात जब आती है, सैंक्शंस आप जानते हो, ये होता है एक तरह का आर्थिक दंड, इकोनॉमिक पनिशमेंट। तो क्या करते हैं, 2014 के अंदर चलते हैं अपन। 2014 में क्यों जाना पड़ेगा कि साहब 10-11 साल पीछे क्यों ले जा रहे हो? 2014 में रशिया जो है, रशिया ने यूक्रेन के हिस्से थे, क्रीमिया था, सेवास्तोपोल था, सेवास्तोपोल जो था, इन पर इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। सेवास्तोपोल और क्रीमिया, क्रीमिया जो है, इफ यू कैन सी, दिस इज क्रीमिया। तो ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। तो क्रीमिया पे और सेवास्तोपोल पे रशिया ने कब्जा कर लिया 2014 में। उसके बाद क्या हुआ? 2014 से ही यूरोपियन यूनियन इसका विरोध कर रहा है। 2014 में रशिया जो है वो क्रीमिया पर और कुछ और एरियाज पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद 2022 आता है, सबको पता है, रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया अटैक। अब रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पे अटैक किया, तो उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ने रशिया पे लगाए सैंक्शंस। अब ये सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस आप जानते हो कि सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कि आपके साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। अब रशिया ने एक नया काम शुरू किया। रशिया ने काम क्या शुरू किया? रशिया को पता लग गया कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने और यूएसए ने और उनके मित्र देशों ने इन पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब रशिया पे पहले भी प्रतिबंध लगते आए हैं, काटसा एक अधिनियम आया था, उससे भी लगे थे, उनकी बातें फिर कभी करेंगे। अब रशिया ने एक नया काम शुरू किया। रशिया के पास है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब वो कच्चा तेल जिससे उबाल के, जिसको आसवित करके, जिसका भंजक आसवन करके, जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोल बनता है, जिससे डीजल बनता है, जिससे केरोसिन बनता है, जिससे एलपीजी बनती है, रसोई गैस बनती है, जिससे डामर बनता है, जिससे वैसलीन बनती है, जिससे पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। ये सारी चीजें जिससे बनती हैं उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। तो रशिया ने क्या किया? क्रूड ऑयल सस्ता, बाकी दुनिया से सस्ता क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया। अब इंडिया भी उनमें से एक है जो खरीद रहा है उनसे सस्ता ऑयल। ठीक है, अभी बहुत सारा पंगा चल रहा है, आपको पता भी होगा, ट्रंप ने कहा है कि हम इंडिया पर भी टैरिफ डाल रहे हैं। 8 अगस्त से इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इंडिया में बने हैं और यूएस में जा रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज की वजह से हो रही है कि रशिया सस्ता तेल बेच रहा है, इंडिया उस सस्ते तेल को खरीद रहा है। और हमारे डिस्कशन, अभी के डिस्कशन का फोकस है एक ऐसी कंपनी जो तेल की कंपनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नायरा पर भी इसीलिए प्रतिबंध लगा? यस, एग्जैक्टली सेम रीजन है। हुआ क्या कि नायरा जो है, नायरा कंपनी की प्रोफाइल को जब स्टडी किया गया, तो पता लगा कि नायरा जो है वो रशिया से तेल खरीदती है, वो भी सस्ता तेल। अब तेल जो होता है, आपको पता होगा कि तेल को खरीदते हैं बैरल में। तो यही लगे हाथ एक चीज देख लेते हैं कि भाई बैरल क्या होता है। जब भी कभी बात आती है ऑयल की, तो याद रखना, ऑयल में ये वर्ड बार बार सुनोगे कि बैरल, ऑयल बैरल में खरीदा जाता है। अब सवाल आता है कि बैरल क्या बला है? तो एक बैरल जो होता है, ये सारे लोग याद रखना भाई, एक बैरल जो होता है वो होता है 42 गैलन।
42 गैलन तेल जो होता है उसको बैरल कहते हैं। और एक गैलन जो होता है, अब ये भी सुन लेना, एक गैलन जो होता है, अमेरिकन गैलन, दो तरह के होते हैं गैलन, एक अमेरिकन गैलन, एक इंग्लैंड वालों का गैलन। बैरल के अंदर अमेरिकन गैलन जो है उसको रेफरेंस लेते हैं। तो 42 अमेरिकन गैलन जो है एक बैरल के बराबर होते हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं, अच्छा एक अमेरिकन गैलन जो है ये लगभग 3.5 लीटर के आसपास का होता है। तो एक बैरल जो है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर ऑयल। ये बात याद रखना कि अभी जैसे कि आप देखोगे ना कि क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तेल का रेट क्या चल रहा है, तो वो हमेशा बैरल में बताएंगे। तो एक बैरल मतलब 42 गैलन, या एक बैरल बराबर 159 लीटर, 159 लीटर ऑयल। तो ये एक बड़ा सारा ड्रम होता है, उसमें इतना तेल भर देते हैं, उसी से नापते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूएसए ने, इन्होंने मिलके एक चीज लाए हैं ये, जिसको कहते हैं प्राइस कैप। अब ये प्राइस कैप क्या वाला है? तो प्राइस कैप क्या है कि G7 कंट्रीज जो थी उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि एक काम करो, तो रशिया जो है, रशिया से आप जो तेल ला रहे हो उस तेल की इतने से ज्यादा कीमत नहीं दोगे। ध्यान से सुनना, प्राइस कैप इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसको बोलते हैं प्राइस कैप सैंक्शंस। प्राइस कैप, कैप का मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या किया है, ध्यान से सुनना, ये है रशिया। अब रशिया से किसी भी कंट्री को, कोई भी कंट्री है, मान लो कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स अगर ऑयल खरीद रही है रशिया से, ध्यान सुनना, रशिया से अगर कंट्री एक्स ऑयल खरीद रही है, तो यूएसए, G7, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इनके सारे दोस्त, इन सब ने लगा दिया प्राइस कैप सैंक्शन। तो प्राइस कैप सैंक्शन क्या कहता है कि आपको अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो रशिया से तेल खरीद लो, लेकिन आपको किस रेट में खरीदना है वो लिमिट हम डिसाइड करेंगे। मतलब जैसे प्राइस कैप जो है अब दुनिया के अंदर मान लो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है $60 पर बैरल। बैरल में नापते हैं तेल को, एक बैरल $60 का आ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन ने, ध्यान से सुनना, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने रशिया के लिए जो प्राइस कैप है वो रख दिया $46 पर बैरल। कि कोई भी देश, ध्यान से सुनना, कि कोई भी देश इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो, रूस से अगर खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ $46 ही दोगे। अब रूस वाले कह रहे हैं यार ये क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं बस इसी को तो कहते हैं सैंक्शन। तो अब रशिया जो है उसको कोई $50 भी दे देगा तो रशिया का तो फायदा होगा ना। तो बस इंडिया ने यही शुरू किया, इंडिया रशिया से प्राइस कैप से ज्यादा और इंटरनेशनल मार्केट से कम, ध्यान से सुनना, प्राइस कैप से ज्यादा और इंटरनेशनल मार्केट से कम पैसे देके ऑयल खरीद रहा है। ये इंडिया अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया फायदा कर रहा है तो इंडिया की कंपनियां भी फायदा करेंगी, तो नायरा जो है, नायरा भी यही कर रही है। तो अब ये जो इतनी सारी रामायण हमने बांची, इसमें से हम एक लाइन निकाल सकते हैं कि G7 की सिफारिश पे ईयू और यूएसए ने प्राइस कैप सैंक्शन लगा रखे हैं। नायरा कंपनी क्या कर रही है, नायरा कंपनी प्राइस कैप से ज्यादा दे रही है, इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता मिल रहा है, क्योंकि रशिया का तेल अब कोई खरीद नहीं रहा है, इन कंट्रीज से डरते हैं, ये खुद ही 30-40 देश तो यही अलग हो गए। तो ऐसी कंडीशन में उनका एक ही पर्पज है कि रशिया के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, रशिया की इनकम कम हो जाए, सो दैट वो हथियार नहीं खरीद सके, ऑयल सप्लाई जो है वो बनी रहे, क्योंकि प्राइस कैप जब हम लगा देंगे तो ये होगा, और यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट कर सके इनडायरेक्टली। अब रशिया क्या करता है ये भी ध्यान रखना, रशिया एक टेक्नोलॉजी काम में लेता है या एक स्ट्रेटेजी काम में लेता है, उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट, शैडो फ्लीट का मतलब क्या होता है कि है तो ऑयल का जहाज, ऑयल का कंटेनर, लेकिन उसको पैक इस तरह से कर दिया कि ऐसे लग रहा है कोई और चीज का कंटेनर है। तो एक तो ये चीज काम में आ सकती है। कुछ आरोप लगे हैं रशिया पे कि ऐसा कर रहा है रशिया, कि ठीक है साहब, एक चीज ये हो गई, याद रखना ये शैडो फ्लीट। जैसे मैंने कहा ना, बैरल बहुत काम की चीज है, हमेशा काम आएगा। बैरल कितना होता है, 159 लीटर तेल को क्या बोलते हैं, एक बैरल बोलते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि एक हो गया शैडो फ्लीट, दूसरी चीज आती है कि साहब रशिया क्या कर रहा है कि रशिया अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपनी जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर रशिया सस्ता तेल बेच सकता है, वहां तो आप नहीं रोक सकते। तो अब इसके अंदर एक गजब की चीज निकल के आती है कि भारत है, अब भारत जैसे सस्ता रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। अब हुआ क्या कि जो नायरा है, नायरा जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इस नायरा कंपनी के अंदर रूस की एक कंपनी का हिस्सा है। ध्यान से सुनना, रूस की कंपनी जो है उसका नाम है रॉस्फनेट। तो मतलब जो आपको बाहर से देखने पर नायरा दिखती है, उस नायरा में कौन सी कंपनी छुपी हुई है, रॉस्फनेट कंपनी छुपी हुई है। रॉस्फनेट कहां की कंपनी है, रशिया की कंपनी है। अब हो क्या रहा था कि रशिया से सस्ता तेल पहले खरीद रही थी रॉस्फनेट, और फिर रॉस्फनेट क्योंकि इसका पार्ट है तो ये दे रही थी नायरा को।
ये चीज यूएस से बर्दाश्त नहीं हुई और यूएस ने क्या किया, यूएस ने एकदम से ऑर्डर देके माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज सारी बैन करवा दी। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज बैन करवा दी, ये झगड़ा सिर्फ नायरा का नहीं है, ये झगड़ा सिर्फ ईयू का, G7 का और रशिया का नहीं है। यहां पर फौजी साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा है कि अगर आज बिग डैडी ये कर सकते हैं, ग्रैंड डैडी ये कर सकते हैं, तो जिस दिन वॉर हो गई, इमेजिन कीजिए हम किसी नेशन के साथ वॉर में हैं और उस टाइम एकदम से अमेरिका से एक फोन आता है और आपकी सारी सर्विसेज ठप पड़ जाती हैं। आप मेल नहीं कर सकते, आपका बैंकिंग नहीं चलेगा, आपके सर्वर 99% चीजों में हम अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल, आप उबर ओला कुछ भी काम में लो, आप जीपीएस काम में लेते हो। जीपीएस किसका है? यूएसए की कंपनी है। फिर उसके बाद आप ईमेल करते हो, 99% लोगों के ईमेल वेरिफिकेशंस, यहां तक के आधार का ओटीपी भी जो आपका आता है वो भी जीमेल पर आता है। और जीमेल कहां की कंपनी है? कि जीमेल जीमेल तो अमेरिका की कंपनी है, गूगल का है। तो लाइक दैट फौजी साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इतना पावरफुल बनना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि कल को किसी एक आदमी के फोन से या किसी एक आदमी के प्रतिबंध लगाने से या किसी एक आदमी के सैंक्शन लगाने से ऐसा नहीं कि पूरा देश जो है वही ठप पड़ जाए। तो ये आपको दिमाग में याद रखनी है बात। तो होपफुली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के पीछे छुपी हुई जो डिस्कशन है वो आपको नजर आई होगी। अब आगे कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं कि क्या क्या छोड़ना चाहता हूं आपके लिए। आप सोचिए कि जो कहना है कि ठीक है साहब हमें अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो खुद पे डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस क्यों नहीं आ पाया? अब शुरू हो जाती है एक डिबेट कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। इसी के अंदर फिर आपको बात करनी है, जब आप किसी से भी डिस्कशन करें तो प्लीज ये भी बात करें कि इंडिया जो है वो सफर कर रहा है ब्रेन ड्रेन से। पहली प्रॉब्लम यही आएगी। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि वो जो यूएसए में बैठे हुए जायंट्स हैं, टेक जायंट्स हैं, तो यूएसए वाले कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया के अंदर सबसे टॉपर आदमी ढूंढो, सबसे ज्यादा दिमाग जिसके अंदर है, कि साहब इस टाइम पे तो सुंदर पिच्चई नाम का एक लड़का है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसको इतना बड़ा पैकेज दो कि यूएसए में आके काम करे। आप प्राउड फील कर सकते हैं कि यूएस की ज्यादातर कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। एक्चुअल में ये इंडियंस, यस, वो सबसे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इनको लेके गए जो आपका ब्रेन ड्रेन कर दिया। क्योंकि अब आप इमेजिन करो, जो आदमी यूएस में बैठ के, एक नई कंट्री है उसमें कभी वो गया नहीं, वहां जाके वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेसबुक या फिर आप कहें माइक्रोसॉफ्ट, वो ये अपना गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहा है, वो आदमी अगर इंडिया में रह जाता तो कहां पहुंच जाता। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं रुकता, तो इसके पीछे फिर बात आती है, हमें काम करने की जरूरत है सिस्टम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सिस्टम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन कम हो, लोगों को यही अपॉर्चुनिटीज मिले, तो क्यों वो लोग बाहर जाएंगे? इन सारे डिस्कशंस के साथ आपके लिए एक सवाल है कि क्या भारत कभी ये अचीव कर पाएगा कि हम किसी एक आदमी के ऑर्डर से या किसी के एक क्लिक से टेक्नोलॉजिकली पैरालाइज ना हो? जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल्स की, वो प्लीज कीवर्ड्स याद रखें कि ये जो ब्रेन ड्रेन है या फिर जो टेक्नोलॉजी पैरालिसिस है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली है, इन सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है। ठीक है, बैरल की बात करनी है, शैडो फ्लीट की बात करनी है। सुनने के लिए थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।